नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं। यह प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था उसमें बात की थी और देखा था कि प्लेटो के सामने किस तरह की चुनौतियां थी। एक दार्शनिक होने के नाते प्लेटो को यह सिद्ध करना था कि इस पूरे सृष्टि का जो मूल तत्व क्या है, साथ ही साथ उसे यह भी बताना था कि सृष्टि में जो मूल तत्व है उसका ज्ञान कैसे हो सकता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि प्लेटो ने यह बताया कि मूल सत्ता प्रत्ययों की है। ज्ञान के दृष्टिकोण से प्रत्यय मूल तत्व है और सत्ता के दृष्टिकोण से भी मूल तत्व प्रत्यय ही है, क्योंकि यह सामान्य अनुभव में नहीं आते हैं। इनका ज्ञान बुद्धि के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए प्लेटो अलंकारिक ढंग से भी कहते हैं कि प्रत्ययों की वास्तविक सत्ता होती है, वो वस्तु में भी पाए जाते हैं, व्यक्ति में भी रहते हैं और साथ में प्रत्ययों का एक दिव्य लोक होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो पहला लेक्चर एक इंट्रोडक्शन था प्लेटो का, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा मूल सिलेबस है कि प्लेटो प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध करने के लिए किस तरह के तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्लेटो ने तर्क एक साथ दिए हैं। प्लेटो के चिंतन में जो उनके अलग अलग पुस्तकें हैं, कृतियां हैं, उनमें अलग अलग चर्चाएं हुई हैं। उन्हीं चर्चाओं के आधार पर प्रत्ययों की सत्ता के बारे में यहां चर्चा हो रही है। अगर जो अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं उसको हम लोग 5 तर्कों के आधार पर व्याख्यायित कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः योगदान प्रोफेसर जेलर का रहा है, जिन्होंने प्लेटो के अलग अलग चिंतनों को समेटते हुए उन्हें 5 तर्कों में बांटा या निर्धारित किया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, यह सिद्ध करना कि प्रत्यय होते हैं, वो भले हमारे सामान्य इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान ना हो, तथापि उसका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। और इसके लिए उन्होंने 5 तर्कों का इस्तेमाल किया है। पहला तर्क है विज्ञान मूलक तर्क, फिर उसके बाद आता है अभेद मूलक तर्क, फिर अभाव मूलक तर्क, संबंध मूलक तर्क, फिर तृतीय पुरुष पर आधारित तर्क को देखेंगे। इन 5 तर्कों के आधार पर प्लेटो यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रत्ययों की सत्ता होती है और वह सत्ता सामान्य भले अनुभव में नहीं आ रहा हो, इंद्रियों के माध्यम से ना जान पाए हो, लेकिन इंद्रियों के आधार पर हम बुद्धि के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, पहला तर्क है विज्ञान मूलक तर्क। हम सामान्यतः देखते हैं जो ज्ञान के विषय हैं वह अपरिवर्तनशील होते हैं, और इन अपरिवर्तनशील चीजों का ही जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें महसूस होता है कि अब हम किसी वस्तु के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। उदाहरण के तौर पर चाल बराबर दूरी बटा समय, यह चाल निकालने का फार्मूला है। यह फार्मूला नहीं बदलेगा चाल का, लेकिन जिन वस्तुओं की हम चाल निकाल रहे हैं उनमें परिवर्तन होता रह सकता है। हो सकता है एक बार नाव की चाल निकाल रहे हो सकता है एक बार हवाई जहाज की चाल निकाल रहे हो। तो जो अलग अलग जो हमारे अनुभव में आने वाले नाव हैं, हवाई जहाज हैं, ये अनुभव का विषय है। लेकिन ज्ञान कब होगा? जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यह एक आइडिया है, यह एक प्रत्यय है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्ययों की सत्ता होती है और वह उसी सत्ता के आधार पर हम अन्य चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये पहला तर्क प्लेटो का आता है, जिसमें वह ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान का विषय ही प्रत्यय है। फिर दूसरा अभेद मूलक तर्क। हम दुनिया में हर चीज अलग अलग देखते हैं। हम अलग अलग, मनुष्य अलग अलग है, कोई 2 मनुष्य एक जैसे नहीं है। अलग अलग हम जानवरों के समूह देखते हैं, लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने कहा था कि जैसे एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, दोनों के एक ही नाम से क्यों पुकार रहे हैं? इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि दोनों में एक ही तरह के प्रत्यय पाए जा रहे हैं। इसलिए अभेद मूलक तर्क में कहते हैं प्लेटो कि संसार में अनुभव में आने वाले जो अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके ज्ञान का आधार, उनके अभेद का आधार प्रत्यय होता है। जैसे हम कहें हम सब भारतीय हैं, और ये आपने सुना होगा कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हम सब एक हैं। तो ये एकता का आधार क्या है? वो भारतीयता का आइडिया, वो भारतीयता का प्रत्यय। ये इनका दूसरा तर्क है। तीसरे तर्क में प्लेटो कहते हैं कि प्रत्यय होते हैं, उनकी सत्ता होती है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि अगर कोई वस्तु अभी नहीं है,
उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, फिर भी उसका आइडिया बना रहता है। जैसे आज डायनासोर नहीं है, लेकिन डायनासोर का आइडिया आज भी मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्ययों की सत्ता होती है और वह सत्ता दृश्यमान वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। वस्तु होगी तो उनमें वो व्यक्त पाया जाएगा, और वस्तु नहीं भी होगी तो भी उसकी सत्ता विद्यमान रहेगी। कभी कभी एक सवाल पैदा होता है, प्लेटो ने इस बारे में सोचा कि कैसे अगर हम एक ग्रुप को गाय कहते हैं, दूसरे ग्रुप को हम लोग भैंस का ग्रुप कहते हैं, तो ये अलग अलग समूह का आधार क्या है, इनमें आपसी संबंध स्थापित करने का आधार क्या है। तो प्लेटो कहते हैं वही प्रत्यय होता है, अर्थात ज्ञान का जो आधार है वह प्रत्यय होता है। प्रत्ययों के कारण ही हम दो वर्गों को अलग अलग स्वरूप में चिन्हित कर सकते हैं। जैसे कभी कभी एक छोटा बच्चा पूछने लगे कि बिल्ली और शेर के बच्चे में फर्क क्या है, तो फर्क उनके प्रत्ययों का है, उनके आइडिया का है कि शेर का आइडिया अलग होता है और बिल्ली का आइडिया अलग होता है। तो ये जो संबंध स्थापित करने का काम भी प्रत्ययों के द्वारा होता है। इसके साथ साथ अलग अलग कृतियों में उनका एक तर्क और मिलता है, जिसको तृतीय पुरुष पर आधारित तर्क भी कहते हैं। कि कभी कभी हम तुलना करते हैं, जैसे मैं कहता हूं मेरा छोटा भाई सुंदर है, ताजमहल सुंदर है। अब इसका मतलब क्या है? हो सकता है कोई कहे कि भाई वह जो मेरी बहन है वो सुंदर है। तो सुंदरता का एक आइडिया है, एक आदर्श है, जिससे ये सब चीजें निर्धारित हो रही हैं। इससे सिद्ध क्या हो रहा है, हम आसपास जितनी भी चीजों को देख रहे हैं उसका आदर्श प्रतिरूप किसी न किसी रूप में मौजूद है, और वो आदर्श प्रतिरूप हमें बुद्धि के द्वारा हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह तृतीय पुरुष पर आधारित तर्क में कहते हैं संसार में अनुभव में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो अपने किसी न किसी एक आदर्श से संबंधित हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वो आदर्श ही प्रत्यय है, और इस तरह वो प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा ये मूल हिस्सा है, जिसमें हमें यह दिखाना होता है कि प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध करने के लिए प्लेटो किन तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर संक्षेप में हम लोग देखें तो विज्ञान मूलक तर्क, तो ज्ञान का विषय अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील है। और दूसरी बात है ज्ञान का विषय, इसका ज्ञान हमें प्राप्त किससे होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। तो अगर ये ना हो तो भी किसी भी चीज का ज्ञान स्थायी नहीं रह पाए। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि प्लेटो बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि जो ज्ञान, जो अनुभव में आने वाले विषय हैं उसको हम मत कैसे ओपिनियन कहते हैं, लेकिन उसी अनुभव के आने वाले विषयों के आधार पर जब हम एक सार्वभौम तत्व को पहचान लेते हैं तो वही प्रत्यय हमारे ज्ञान का आधार बन जाते हैं। तो क्या ज्ञान का विषय है। फिर अभेद मूलक, सब अलग अलग वस्तुएं हैं, तो अलग अलग वस्तुओं में कैसे हम एकता स्थापित करेंगे, वो एकता का आधार अभेद मूलक तर्क के तौर पर प्लेटो प्रत्ययों बताते हैं। अभाव मूलक तर्क, कोई वस्तु अभी नहीं भी है फिर भी उसका एक आइडिया मौजूद रहता है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्ययों की सत्ता होती है। फिर आता है संबंध मूलक तर्क। संबंध, दो चीजों को संबंध स्थापित करने के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता है या जिस तत्व की आवश्यकता है वह प्रत्यय है। और अंत में तृतीय पुरुष पर आधारित तर्क। तो इन 5 तर्कों के आधार पर प्लेटो ये सिद्ध करते हैं कि प्रत्ययों की सत्ता होती है। तो इस तरह प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध होने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या स्वरूप बन रहा है। जैसे अभी तक के दोनों लेक्चर को मिला लिया जाए तो इस तरह प्रत्ययों को हम लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। तो अब क्या है, तात्विक दृष्टिकोण से क्या हो गया, मूल सत्ता प्रत्ययों की ही है। ठीक, उद्देश्य के दृष्टिकोण से प्लेटो कहते हैं नित्य साँचे हैं। प्रत्यय वो नित्य साँचे जिसके आधार पर जगत की वस्तुओं का निर्माण होता है। इससे बड़े अच्छे ढंग से अगर हम बातचीत करें तो ये देखेंगे कि प्लेटो अपने चिंतन करते समय या प्लेटो अपनी चर्चा के दौरान ये कहते हैं कि ईश्वर प्रत्ययों के सांचों के आधार पर जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है। अक्सर मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं, जैसे आप दिवाली के समय घोड़े, हाथी वो चीनी मिट्टी के पहले बनते थे, तो क्या वो चीनी को डाला, उस सांचे में ढले और निर्माण हो गया। इसी तरह आधार पर प्लेटो एक चिंतन देते हैं कि प्रत्यय उन सांचे हैं जिसके आधार पर जगत की वस्तुओं का निर्माण होता है। मनुष्य का एक सांचा, एक आइडिया है, भेड़ का एक आइडिया है। तो इस तरह वो कहते हैं क्या है, ये उद्देश्य के दृष्टिकोण से निस्साच। फिर आकार सामान्य, कोई भी वस्तु अगर हम इसे पेन कह रहे हैं तो पेन कहने का आधार क्या है कि पेन का आइडिया इसमें पाया जाता है। तो इस तरह
आकार दृष्टिकोण के वो सामान्य तत्व हैं। फिर ज्ञान की, जैसे इसके देखा था मूल विषय, ज्ञान के जो मूल विषय हैं प्रत्यय ही है। आप अलग अलग नाव की चाल निकाल लें, हवाई जहाज निकाल लें, लेकिन जिस क्षण आपको यह फार्मूला पता चल जाता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यह ज्ञान ही ज्ञान के मूल विषय है। और रहस्य के दृष्टिकोण से अलग अलग किताबों में कभी प्लेटो ने किसी संवाद में जिक्र किया कि भाई कभी कभी उनसे पूछा गया कि प्रत्यय क्या है, तो उन्हें कहा ये शुभ की अभिव्यक्तियां हैं, जो शुभ है उसकी अभिव्यक्तियां प्रत्यय हैं। तो इसलिए एक अलग से कॉलम मिलेगा। रहस्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह शुभ की अभिव्यक्तियों के तौर पे आते हैं। इस तरह यह प्लेटो यह स्थापित करने में सफल होते हैं कि प्रत्ययों की सत्ता है और प्रत्ययों को स्वीकार करने से हम जगत की व्याख्या कर सकते हैं कि जगत का मूल तो प्रत्यय होता है। हम ज्ञान की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ज्ञान का विषय है वह प्रत्यय होता है। तो इस तरह प्लेटो प्रत्यय की सत्ता सिद्ध करते हैं। अब इसके साथ फिर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जिज्ञासा यह पैदा हो जाती है कि यदि प्लेटो के प्रत्यय ही वास्तविक सत्ता है और अनुभव में जो आने वाला जगत है वो उससे अलग है, दोनों में संबंध क्या है? और इस संबंध की जब कोशिश शुरू होती है तो देखा जाता है कि प्लेटो के चिंतन में प्रत्यय और जगत के जो दो विरोधाभास हैं या दो तत्व हैं, जैसे द्वंद्व है, और ये दिखाएगा भाई प्रत्यय का द्वंद्व है, वस्तु का द्वंद्व है, ठीक। दिव्य लोक है जो प्रत्ययों का वास्तविक जगत माना जाता है, और यह जो दृश्यमान जगत है यह वस्तुओं से संबंधित है जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो बहरहाल अगर हम देखें तो बहुत संक्षेप में कि प्लेटो ने जगत और प्रत्यय संबंध में तीन तरह की व्याख्याएं की हैं। अब तीन तरह की व्याख्या में पहली व्याख्या आती है कि अंशवाद, प्रतिबिंबवाद और अव्यक्तिवाद। अंशवाद या सहभागिता सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्यय जगत की वस्तुओं में सहभागी होते हैं या उसका अंश है। जैसे एक मनुष्य है, उसका एक अंश मनुष्यत्व से जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्यत्व एक प्रत्यय है, उसी के एक अंश के तौर पर दुनिया के अलग अलग मनुष्य पाए जाते हैं। तो यह अंशवाद है। लेकिन अलग अलग किताबों दूसरी व्याख्या मिलने लगती है। एक जगह प्लेटो कहते हैं कि जगत की वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों के प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंबवाद आ गया। लेकिन कुछ लोगों ने माना कि दोनों सिद्धांत संभवतः प्लेटो के नहीं है, क्योंकि एक अन्य कृति में वो इन दोनों खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं अगर हमने अंश मान लिया, सहभागी मान लिया, तो क्या हो जाएगा कि सहभागी होने का मतलब, अंश होने का मतलब है जितने वास्तविक प्रत्यय हैं उतनी वास्तविक वस्तुएं हैं। लेकिन हमने इसके पहले देखा कि वस्तु सत्ता खत्म भी हो जाए तो भी प्रत्ययों का अस्तित्व रहता है। अगर हम प्रतिबिंबवाद को मान लेंगे तो प्रतिबिंबवाद से पूरी जगतीय आभास हो जाएगा। इसका मतलब वस्तुओं का अस्तित्व आभासी हो जाएगा। इसका निराकरण करने के बाद मूल जो समाधान आता है कि जगत और प्रत्ययों का जो संबंध है वो अभिव्यक्तिवाद के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात संसार की जो वस्तुएं हैं वो प्रत्ययों की अभिव्यक्तियां हैं। ये जितनी भी संसार में आप वस्तुएं देख रहे हैं जो हमारे अनुभव में आ रही है, इसमें प्रत्यय अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रत्यय मौजूद है। इसका लाभ क्या हो गया? वस्तु नष्ट भी हो जाए तो भी प्रत्ययों का अस्तित्व बना रहता है। इस तरह जगत और प्रत्ययों के संबंध में अंशवाद, प्रतिबिंबवाद और अभिव्यक्तिवाद हमारे सामने आता है। अब अगर अभी तक की इस व्याख्या को देखें तो एक सरल चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये कोई वास्तविक चित्र नहीं है, एक कल्पना के आधार पर बताया गया है कि प्लेटो ने क्या, जो अभी तक के चिंतन में क्या कहा होगा। जैसे शुभ मूल तत्व है, और शुभ अभी जिक्र है कि शुभ की अभिव्यक्तियां यह प्रत्यय है, ये मूल सत्ता प्रत्यय, जैसे एक झोपड़ी का प्रत्यय है, एक मनुष्य का प्रत्यय है, और इसे दिव्य लोक। और इन्हीं की अभिव्यक्तियां जो हैं संसार में असंख्य वस्तुएं। एक मनुष्य का प्रत्यय है, उसकी अभिव्यक्तियां असंख्य मनुष्यों के तौर पे होती है। मान लो एक झोपड़ी का प्रत्यय है, उसकी अभिव्यक्तियां अलग अलग हो रही हैं, और इसे ये जगत कहा गया और इसे दिव्य लोक कहा गया। तो इस तरह प्लेटो के चिंतन में मूल तत्व शुभ हो गया, शुभ से निकल रहे प्रत्यय वहां तक पहुंच रहे, और प्रत्ययों की व्यक्तियां इस संसार की वस्तुओं के तौर पे होती है। इस तरह प्लेटो एक तत्व शुभ के प्रत्यय से व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। अब इसी के साथ एक और अंतिम जो बिंदु आता है प्लेटो को समझने के लिए, वो ये है कि एक जगह तो ये कह रहे शुभ मूल तत्व है, शुभ की अभिव्यक्तियां हो रही हैं, बीच बीच में वो जिक्र ईश्वर करने लगे हैं कि जैसे ईश्वर जी प्रत्ययों के माध्यम से जगत का निर्माण करता है, तो ये ईश्वर महान है, ईश्वर परम सत्ता है कि शुभ परम सत्ता है।
अलग अलग जैसे सिंपोजियम में वो कहते हैं कि वो परम शुभ के सौंदर्य के तौर पर व्याख्यात कर रहे हैं, कहीं कहीं जो रिपब्लिक में वो प्रत्यय कह रहे हैं। अलग अलग कृतियों में शुभ की व्याख्या अलग अलग तरीके से प्लेटो कह रहे हैं। कहीं कहीं वो कहते हैं, जैसे जॉर्जियस किताब में उन्होंने कहा है कि शुभ की वजह से संसार की समस्त वस्तुओं में गति पाई जा रही है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक तरफ वो शुभ को महत्व दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो ईश्वर की भी चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर जो है प्रत्ययों की सहायता से प्रत्यय जो है को लेकर और मूल द्रव्य की सहायता जगत का निर्माण करता है। ईश्वर की भी चर्चा हो रही है, तो एक तरफ ईश्वर की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ शुभ की भी चर्चा हो रही है। तो आखिर ये भ्रम क्या है, आखिर इस व्याख्या में मूल सत्ता क्या है? तो इसका समाधान मुझे लगता है कि प्रोफेसर जेलर ने सही निकाला है कि सत्ता एक ही है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। अर्थात अगर मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुभ परम सत्ता है, सत्ता तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर बड़ी सत्ता है। तो देखा दोनों एक ही सत्ता है। मूल्य के दृष्टिकोण से उसे हम शुभ कह सकते हैं और सत्ता के दृष्टिकोण से उसे हम ईश्वर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है मूल्य के दृष्टिकोण से, सत्ता के दृष्टिकोण से, राजा के दृष्टिकोण से वही राम है। तो मुझे लगता है कि जो बीच का समाधान, इससे बाद के फिलोसफर भी सहमत हुए हैं कि सत्ता एक ही है। एक दृष्टिकोण से, मूल्य के दृष्टिकोण से उसे प्लेटो कहीं कहीं शुभ कह रहे हैं और सत्ता के दृष्टिकोण से वह उसे ईश्वर के नाम से पुकार रहे हैं। तो इस तरह प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर शुभ और ईश्वर उन्हें मूल तत्व माना। उसका एक दिव्य लोक है जहां पर अभिव्यक्तियां हो रही है प्रत्ययों के आधार पर असंख्य प्रत्यय हैं, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उतने प्रत्यय हैं। आज जो वस्तुएं नहीं भी हैं उनके भी आइडिया मौजूद हैं। जैसे कल के ग्रह खोजा जाएगा जहां जीवन होगा, वो उसका एक आइडिया बन गया। नर्सिंग, इसका भी एक आइडिया बन गया। तो संसार में असंख्य प्रत्यय हैं और सौंदर्य के दृष्टिकोण से प्रत्यय हैं, सत्ता के दृष्टिकोण से प्रत्यय हैं और उनके व्यक्तियों के तौर पर जगत की वस्तुएं होती हैं। इस तरह प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर जगत, सत्ता संबंधित व्याख्या की, सृष्टि संबंधित व्याख्या की, ज्ञान से संबंधित व्याख्याओं को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया। यद्यपि प्रश्न के तुलना में, जैसे मैं कहता हूं लेखन शैली के तौर पर तुलना बहुत आवश्यक होती है, तो तुलना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय दर्शन में भी न्याय वैशेषिक संप्रदाय के सामान्य से इसकी तुलना हो सकती है। वो भी वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं जो कि प्रत्ययों की या सामान्य की वस्तुनिष्ठ सत्ता को स्वीकार करते हैं। यहां तक कि एक दृष्टिकोण देखा, जैसे प्लेटो यहां कहते हैं कि जो जगत है वो सत असत के बीच है, सत वास्तविक सत्ता तो प्रत्ययों की है, तो ये सत असत के मध्यवर्ती अवस्था में दे लेते हैं। ऐसा कहीं कहीं अलग अलग जिक्र आता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में भी मिथ्या जो है जगत है वो भी सत असत का मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह प्लेटो के चिंतन की तुलना होती है। लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कितने परीक्षा में डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत छोटे शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो तुलना कराने का जो सही तरीका होता है वो हम लोग अरस्तु के साथ करा सकते हैं। यद्यपि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, जैसे जब हम लोग अरस्तु को पढ़ेंगे तो अरस्तु की तुलना जो करते समय विकास की तुलना सांख्य दर्शन से आती है। और एक बार आईएएस ने सवाल पूछ लिया कि अरस्तु के चिंतन और सांख्य दर्शन में विकासवाद की तुलना करें। इसलिए यहां संक्षेप इसलिए करके छोड़ रहे हैं कि जब हम लोग इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे तब हम शायद प्लेटो के अरस्तु को दोबारा समझेंगे। उसी तरह जब लोग इंडियन फिलॉसफी में न्याय वैशेषिक संप्रदाय को पढ़ेंगे और यहां हमने प्लेटो पढ़ते समय जिक्र किया है, सामान्य तुलना कराई है, तुरंत हम क्लिक कर जाएंगे, अच्छा जब प्लेटो पढ़ रहे थे तो यहां पर यह जिक्र आया था। मुख्यतः प्लेटो की जो तुलना है वो अरस्तु के साथ होती है और अरस्तु के साथ तुलना करने में दोनों फायदा, आलोचना और तुलना एक साथ यहां पर हो रही है। अगर हम अरस्तु के पक्ष को लिखने जा रहे हैं तो एक तो अरस्तु के साथ तुलना भी हो जा रही है और दूसरा अरस्तु जो आलोचना कर रहे हैं वो भी आलोचना में स्वीकार हो रहा है। यद्यपि अरस्तु इस बात से सहमत है। हम लोग प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को लगभग पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुके, अब हम लोग तुलना में आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा भी है या दर्शन शास्त्र की रूपरेखा है उसमें समीक्षा अनिवार्य है। तो हम समीक्षा के माध्यम से विषय वस्तु को और समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य रहे और बड़े प्रतिभाशाली शिष्यों में रहे। अरस्तु इस बात से सहमत, और अच्छा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की अच्छी बातों को तो बताए भी, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां भी हैं तो उसको भी स्पष्ट तौर से रखे, तभी ज्ञान का विकास भी होता है। तो अरस्तु ने इस बात से सहमत है अरस्तु
कि ज्ञान का मुख्य आधार प्रत्यय होते हैं। इस बात से भी सब सहमत हैं कि ज्ञान की व्याख्या और सत्ता की व्याख्या बिना प्रत्ययों के नहीं हो सकती है, लेकिन वो दो बातों में असहमति बताते हैं। यद्यपि बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन यहां पर हम लोग संक्षेप में सिर्फ दो बिंदुओं पर उनकी असहमति है। पहला बिंदु यह है कि वह प्रत्ययों को वस्तु से अलग हटाकर दिव्य लोक की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा प्रत्यय स्थिर होते हैं, लेकिन संसार में जहां जहां पर हम लोग देखेंगे कोई भी सत्ता, कोई वस्तु ऐसा नहीं है कि जो स्थिर हो, हमेशा हर गति दिखाई दे रही है। तो दो तरह के मुख्य बिंदु हैं। पहला कि वस्तुओं की जो मूल सत्ता प्रत्यय हैं उनको वस्तु से बाहर करना, और दूसरा गति की व्याख्या न कर पाना। अगर हम पहली आलोचना पर आए अरस्तु की, तो अरस्तु कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी जब प्रत्यय वस्तु में निहित होते हैं तो हम किसी भी वस्तु की व्याख्या उन्हीं प्रत्ययों के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यह स्वीकार कर लिया कि प्रत्यय की सत्ता अलग है, वस्तु की सत्ता अलग है, तो पूरी प्रक्रिया अतार्किक हो जाएगी। वस्तु या प्रत्ययों की सत्ता वस्तुओं से बाहर नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं ये पेन है, तो पेन में ही पेन का आइडिया मौजूद है, पेन का प्रत्यय मौजूद है। अगर हम ये मान लेंगे कि प्रत्यय इसके बाहर है, तो हम ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो अरस्तु की जो पहली आपत्ति यह है कि प्रत्ययों की व्याख्या जो है वस्तु के आधार पर ही हो सकती है, वस्तु से बाहर जाने में समस्या आएगी। और यहां जो दिव्य लोक की अवधारणा है, अरस्तु कहते हैं, ये जो कहते हैं कि प्रत्ययों का वास्तविक जगत है वो दिव्य लोक है, तो दिव्य लोक की अवधारणा को भी अरस्तु अतार्किक मानते हैं। और दूसरी आलोचना आ रही है, वो ये कहती है कि संसार में हर जगह गति दिखाई दे रही है, कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है जिसमें गति ना हो। लेकिन हम जब प्रत्ययों की बात करते हैं, अगर प्रत्यय स्थिर जैसे मनुष्यत्व, जैसे मान लो इसी चित्र में मनुष्य दिव्य लोक में कोई मनुष्यत्व है, तो वो स्थिर प्रक्रिया है। लेकिन संसार में हम किसी मनुष्य को देखेंगे तो उसमें लगातार गति दिखाई देती रहती है। तो इस तरह अरस्तु इन दो आपत्तियों को मुख्यतः रखते हैं। यद्यपि और भी अलग अलग आपत्तियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के भी दृष्टिकोण से संक्षेप में इन दो ही बातों को रखना आवश्यक रहता है। यद्यपि इसके बाद जब हम अरस्तु के चैप्टर को शुरू करेंगे, तब इन्हीं दो आपत्तियों के साथ इन्हें पूरे विस्तार से समझेंगे। यहां सिर्फ उतनी चीजें ले रही हैं, उतनी बातों को मैं बता रहा हूं कि जितना अरस्तु प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, और प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत में जितनी आलोचना आवश्यक है। तथापि कुछ समीक्षक इससे सहमत नहीं है अरस्तु के तर्कों से। उनका कहना है कि जो गति की जो व्याख्या है वह शुभ के प्रत्यय के आधार पर हो रही है, और जहां तक ये प्रश्न है दिव्यलोक का, वो अलंकारिक ढंग से इस बात को कहा गया है कि कोई भी, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, मतलब जो प्लेटो के पक्ष में जो बात कही है वो ये है कि प्रत्ययों की सत्ता वस्तु में होने तक निहित नहीं है। अर्थात प्रत्यय सिर्फ वस्तु पर निर्भर नहीं है, प्रत्ययों की सत्ता तब भी विद्यमान रह सकती है जब तक कि जब वस्तु ना भी हो। तथापि हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि इस स्पष्टीकरण के बावजूद प्लेटो का जो दिव्य लोक की अवधारणा और गति की व्याख्या उनके प्रत्यय सिद्धांत में चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। तथापि प्लेटो ने जिस तरह प्रत्ययों की स्थापना की और जिस तरह ज्ञान और तत्व की व्याख्या किया, तो एक तरफ उन्होंने क्या किया कि जो परंपरा जो ग्रीक दर्शन में जो चले आ रहे हैं, जो थेलीस से जो परंपरा शुरू हुई थी, पार्मेनाइडेस, हेराक्लाइट्स से होते होते सोफिस्टो से आगे सुकरात तक आई है, उसका समन्वय करने का प्रयास किया, और साथ ही एक दिशा दे दी पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए यहां पर एन व्हाइटहेड का जो कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्त पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के चिंतन की धारावाहिक टिप्पणी मात्र है। अर्थात वेस्टर्न फिलॉसफी में आगे जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग से नहीं हो रहा था, वो यही है कि प्लेटो जो कुछ कह गए उसी को अलग अलग व्याख्या में। और आगे हम लोग जब अरस्तु डेकार्ट्स, लाइबनिज, फिर हम लोग आगे देखेंगे कांट तक, इन सबको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ये पाएंगे कि प्लेटो जो कुछ कह गए हैं उसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हो रही है। यद्यपि प्लेटो के इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक रोचक एक उदाहरण है उनका, जो उसको तभी दिया जा सकता है कि जब हम प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को समझ लें। वो उदाहरण वो है गुफा के सिद्धांत या गुफा का उदाहरण दिया। और इतना महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब मैं अपने ग्लोबलाइजेशन में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रहा था, तब भी ग्लोबलाइजेशन को या भ्रम को समझने के लिए एक उपन्यास द केव
गुफा का सिद्धांत। और उस उपन्यास की शुरुआत ही प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत से होती है, या प्लेटो ने जो गुफा का उदाहरण दिया है उसके माध्यम से होती है। अब प्लेटो कैसे कह रहे हैं? प्लेटो एक उदाहरण दे रहे हैं, और अपने शायद प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण आवश्यक है। और बहुत खुशी की बात है कि आईएएस ने एक बार इसको परीक्षा में सवाल के तौर पर भी पूछ लिया है कि प्लेटो का जो गुफा का सिद्धांत है या गुफा का उदाहरण है उसको स्पष्ट करें। अब देखिए, प्लेटो ने कल्पना की है, और कल्पना ये की है कि कुछ ऐसे कैदी हैं जो एक गुफा में जन्म से ही बंद हैं, जन्म से ही वो बंद हैं, गुफा में उनका जन्म हुआ है, उसी में पले बड़े हैं, और उस गुफा में जाने का एक रास्ता है और उसी रास्ते से लोग आके जाते हैं। और हमेशा एक गुफा में एक अलाव जल रहा है, मतलब कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इधर एक दीवार है और जो भी कैदी हैं वो जन्म से उस दीवार को ही देख रहे हैं, उस दीवार पे ही उनकी हमेशा नजर है, जन्म से उन्होंने दीवार के अलावा कुछ नहीं देखा है। और कैदी दीवार है, यहां कैदी बैठे हैं, उस कैदियों के दीवार के पीछे जो है कुछ मूर्तियां हैं, मनुष्यों की, मिट्टी की मूर्तियां हैं, और उसके पीछे अलाव जल रहा है। अर्थात इसको अगर हम लोग समझें, इसको 3 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। जैसे एक दीवार है, ठीक, और यहां पर कैदी हैं, यहां बैठे, इनका चेहरा इधर की तरफ है, और इधर मिट्टी की मूर्तियां हैं, और यहां पर अलाव जल रहा है, और इनकी रोशनी जो है ये पड़ रही है, इनकी परछाई यहां पड़ रही है। 3 चीज को देखिए, यहां पर कैदी है, इनकी चेहरा इधर की तरफ है, यहां मिट्टी की कह सकते हैं मिट्टी की मूर्ति है, और इन मूर्तियों की परछाइयां यहां दीवार पे पड़ रही है। और ये क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहां से रोशनी यहां पर जा रही है। अब कहते हैं इसमें से एक कैदी अपना बंधन छुड़ा के बाहर निकलता है। जब वो पलट के देखता है तो क्या देखता है कि ये जिन मूर्तियां उसने जीवन में परछाइयां देखी हैं, परछाइयों को ही अंतिम सत्य मान रहा था। जब ये पलट के कैदी इधर आता है, कहता है परछाई रियल नहीं है, रियल यथार्थ क्या, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। एक स्टेप आगे बढ़ा, और फिर जब वो गुफा से बाहर निकलता है तब उसे आश्चर्य होता है जब वो सूर्य की रोशनी में देखता है और चलते फिरते मनुष्यों को। तो क्या कह रहा है? तो कहता है मिट्टी की मूर्तियां भी वास्तविक नहीं है, वास्तविक क्या है, ये चलते फिरते मनुष्य हैं। और यहीं पर वो एक सिमिलरिटी बनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये अनुभव है, सूर्य की रोशनी बुद्धि है, ठीक, सूर्य की रोशनी बुद्धि है, और ये आपका जो इंद्रिय अनुभव है ये अनुभव है। तो कहते हैं अनुभव से जो चीजें हम लोग जान रहे हैं वो ठीक है, एक सीमा तो सही हो सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान किसे है? जब बुद्धि के द्वारा इन आप प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करोगे। तो जो प्रत्यय वास्तविक सत्ता है जिसका ज्ञान बुद्धि से द्वारा होता है। अर्थात जो कैदी है जब वो सूर्य के प्रकाश में चलते फिरते मनुष्यों को देखता है, ये उसी तरह है जब हम बुद्धि के द्वारा प्रत्ययों को जानते हैं तब हमें वास्तविक ज्ञान होता है। सामान्यतः हम इसे ही अंतिम सत्य समझते रहते हैं। और यह सिमिलरिटी इसलिए उन्होंने दिया कि भाई यार कोई ऐसा जैसे कभी कभी होता है, आप हम भी इस अनुभव को देखते होंगे कि क्या होता है, कोई अच्छी ज्ञान की बातें कर रहा है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का अनुभव सीमित होता है, उसको सत्य मानता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो कहती जब हम लोग बुद्धि के द्वारा जब हम प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं अपने सामान्य अनुभव के आधार पर इन मिट्टी की मूर्तियों की जो परछाइयां हैं उन्हीं तक सीमित रहते हैं। एक कैटेगरी ज्ञान की वो है जो परछाइयों को वास्तविक मानते हैं, दूसरी कैटेगरी थोड़ा सा ज्ञान हो गया जो अनुभव के आधार पर मिट्टी की मूर्तियों को वास्तविक मान रहे हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान कब होगा? जब वह बुद्धि के द्वारा प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और शायद ये सिमिलरिटी इसलिए उन्होंने बताई क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके जो गुरु थे सुकरात, उनको फांसी दे दी गई थी, उनको जहर का प्याला पीना पड़ा था, मृत्युदंड मिला था, और वो इसीलिए कहना चाह रहे थे। इसलिए एक लाइन जोड़ते हैं, अगर ये कैदी जो बाहर गया है जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अगर ये अंदर आता है और अपने साथियों से कहता है कि ये चीजें वास्तविक नहीं है, वास्तविकता बाहर चलते फिरते मनुष्य हैं, तो ये कैदी नहीं मानेंगे। हो सकता है
इस कैदी की हत्या भी कर दें, जैसा कि सुकरात के साथ हुआ था। तो बहरहाल इस तरह प्लेटो अपना प्रत्यय सिद्धांत रखते हैं और इस प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर अपनी व्याख्या करते हैं। यद्यपि कभी कभी मैं मजाक में भी कहता हूं कि जो फिलॉसफी के जो सिलेबस में जो पहला चैप्टर है प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, ये बच्चों के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय शब्द कभी कभी सुना नहीं लगता है। इसका अंग्रेजी शब्द है आइडिया। तो मूल सत्ता आइडिया की है और यह आइडिया ही हमारे ज्ञान का आधार है। बाकी फिलॉसफी बहुत सरल ढंग से चलती है। ये प्लेटो का जो सिलेबस है पहला एक छोटा सा सिलेबस है और जो मैंने पहले लेक्चर में फ्रेमिंग बनाई थी उससे बाहर सवाल नहीं आते हैं। मुख्तलिफ सवाल क्या बनते हैं? या तो सवाल बनेंगे प्लेटो के प्रत्ययों को सिद्ध करने के लिए तर्क दीजिए, प्लेटो के प्रत्यय का स्वरूप बताइए, प्लेटो के चिंतन में जगत और प्रत्ययों का संबंध क्या है इसकी चर्चा कीजिए, या फिर यह सिद्धांत बन जाएगा शुभ और ईश्वर का संबंध क्या है। फिर बाद में अरस्तु की आलोचना है। तो एक बार सवाल आया है कि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर अरस्तु की आपत्ति का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह फिलॉसफी में यह लाभ होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही रहता है कि एक फ्रेमिंग के में पूरा बता दिया जाए और कोई भी सवाल जब भी कोई सवाल पूछेंगे तो उसी से अब फ्रेमिंग में आएगा। अच्छा है कि फिलॉसफी में जाकर थोड़ा बहुत सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी को छोड़ दिया जाए तो बहुत अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही इसीलिए यह अंकदायी भी होता है। तो इस तरह ये हम लोगों ने प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत देखा। इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दी है, इसको आप लोग एक बार समझ लेंगे और अगर कहीं कोई असुविधा होती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा, फोन पे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर था प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अरस्तु का द्रव्य और आकार से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।